तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो महत्वपूर्ण खबरों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहली खबर जुड़ी हुई है भारत और फ्रांस के अच्छे संबंधों को लेकर। देखिए दोस्तों, 2 ही दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत विजिट के दौरान ही एयरबस द्वारा भारत के साथ एक डील की गई, जिसमें टाटा के साथ मिलकर एयरबस भारत के अंदर ही अपने कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स का निर्माण करेगा, यानी H-125 हेलीकॉप्टर्स का, जो कि भारत की सिविल एविएशन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। हालांकि हम लोग बड़े साइज के एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी आशान्वित हैं और चाहते हैं कि भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करे एयरबस। तो इसके लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत के जो नागरिक उड्डयन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने रिसेंटली एयरबस के ग्लोबल सीईओ गुइलाम फाउरी से बातचीत की है और यहाँ पर इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग फेज को स्टार्ट करने के लिए एयरबस से आग्रह किया है। और अपनी इस डिमांड को रखते हुए उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही वो यही थी कि देखिए, पिछले 1 ही साल के अंदर हमारी एयरलाइंस द्वारा आपसे कुल 700 विमान खरीदे गए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग आपके विमानों को खरीद रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, तो बदले में आप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग फेज भारत में स्टार्ट कीजिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए सारी सुविधाएं भारत में मिल सकती है, सस्ती लेबर से लेकर सस्ती लैंड मिल सकती है, बाकी सारी चीजों की सप्लाई चेन आपको व्यवस्थित मिल सकती है। इसके अतिरिक्त भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो अल्टीमेटली अगर एयरबस इस डिसीजन को लेता है कि वो भारत के अंदर ही विनिर्माण करता है अपने विमानों का, तो ये भारत के साथ साथ एयरबस के लिए भी एक फायदे का सौदा होगा। तो वैसे इसको लेकर अभी तक डील तो पक्की नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब एयरबस एटलीस्ट भारत के अंदर ही अपने विमानों का विनिर्माण शुरू करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे अवसरों के ऊपर भारत और एयरबस के बीच में इस तरह की बातचीत हो चुकी है। वैसे एयरबस के विमानों के निर्माण के लिए कई सारे कंपोनेंट्स वगैरह भारत में बनाए जाते हैं और बड़ी मात्रा में एयरबस को एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में भारत फ्रांस के बीच में इस मामले को लेकर डील हो जाएगी। अब अगर दूसरी खबर की बात की जाए जो कि जापान से जुड़ी हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि उनके जो मून मिशन को रिसेंटली सफलता मिली है, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान भारत का है। जी हाँ, और भारत का योगदान भी कुछ ऐसे है कि 2019 में जो भारत की इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कि लैंडिंग से बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स पहले नियंत्रण खो देता है और सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग होती है, और जिसे कि एक फेल प्रोजेक्ट कहा गया, उस प्रोजेक्ट ने ही जापानीज JAXA के इस स्लिम लैंडर को लैंड करने में सबसे बड़ी मदद प्रोवाइड करवाई। और इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला है कि आज जापान दुनिया का 5वां देश बना है जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, उसने हार्ड लैंडिंग की थी, इस वजह से वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन दोस्तों, जो चंद्रयान 2 के साथ में ऑर्बिटर गया था, वो ऑर्बिटर सक्सेसफुली न केवल लॉन्च हुआ बल्कि वो आज तक कार्यरत है और उसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देश भी कर रहे हैं, जिसमें एक नाम जापान का भी आता है। जापान ने खुद इस बात को स्वीकारा है और इस बात की जानकारी दी है कि चंद्रमा की टोपोग्राफी को भारतीय स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 ने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है। इसके अतिरिक्त जापान के ही स्लिम लैंडर के नेविगेशन कैमरा के जरिए भी कई सारी चंद्रमा की तस्वीरें ली गई। तो बताया जा रहा है कि इन दोनों की मदद से ही 50 मीटर की ऊंचाई पर H-2 जो कि स्लिम लैंडर की दूसरी उड़ान थी, उस दौरान तस्वीरें ली गई और लैंडिंग के लिए जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह करनी थी, इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के साझा मदद के जरिए ही की गई। उसके बाद ही लैंडिंग को सफल बनाया गया। कहने का मतलब, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जापान का ये जो स्लिम लैंडर है, ये है तो काफी छोटा, काफी ज्यादा स्लोली ये चंद्रमा की सतह तक पहुंचा, लेकिन इसकी एक खूबी है और वो खूबी ये है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग करने में सक्षम है। तो अल्टीमेटली एक 100 मीटर का दायरा है, उस दायरे में ये कहीं पर भी लैंड कर सकता है। तो जहां पर JAXA द्वारा इसकी लैंडिंग निर्धारित की गई थी, उससे केवल 50 मीटर की दूरी पर ये लैंड किया है और इसे काफी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लैंडिंग मानी जाएगी। तो उस एक्यूरेट लैंडिंग को करवाने से पहले इन्हें एक प्रॉपर लोकेशन की आवश्यकता थी। उस लोकेशन के लिए प्रॉपर जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई, वो खुद जापान के मूनक्राफ्ट से तो की ही गई, लेकिन इसमें भारत के चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा भी काफी मदद की गई। तो इन दोनों के मिले जुले प्रयास के बाद ही ये सारी चीजें जापान के लिए संभव हो पाई है और इसी के लिए जापान द्वारा भारत को धन्यवाद दिया गया है। तो इस इवेंट को देखते हुए एक चीज याद आ रही है और वो ये है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि भारत किसी भी क्षेत्र में कोई भी तरक्की करता है या भारत कोई भी एक नेक काम करता है तो उसका फायदा न केवल भारत को बल्कि ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया को मिलता है। तो वो चीज वास्तविकता साबित होते हुए जा रही है।